सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान अब इस प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे की जानिब जो है वो बढ़ रहा है, जहाँ से पूरी दुनिया में अपना लोहा भी मनवाने में इसे अभी जिस तरह से कहते हैं ना कि अभी मज़ीद वक्त जो है वो लगेगा, लेकिन अब जो है वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो अपना लोहा मनवा सकेगा इस फील्ड में। रोज़ बरोज़ पाकिस्तानी तलबा और तालिबात जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में नित नए तजुर्बात कर रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन भी कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब बिल्कुल ऐसे ही एक काम जो है कारनामा मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं नस्ट के तालिब इल्मों ने किया है। फार्मूला स्टूडेंट यूके 2021 में टीम की हालिया कामयाब दौड़ के बाद उन्होंने एक रेस के बाद टीम ने फार्मूला स्टूडेंट रूस में रशिया में कामयाबी अपने नाम कर लिया। नस्ट की टीम ने तमाम इनफरादी इवेंट्स में दूसरी पोजीशन हासिल की। बिल्कुल। अच्छा, जिसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट था, बिजनेस प्लान पर प्रेजेंटेशन भी थी और इसके एक वो इवेंट था, फिर लागत इवेंट और ईवी कैटेगरी भी शामिल थी। और फिलहाल अगर टीम की बात करें तो अपनी अगली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसको बनाने के लिए काम भी कर रही है, जो कि कुछ अंदरूनी अज्जा पर तहकीक और तरक्की के साथ तकमील के करीब भी है। अब हम बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर हैं नस्ट स्टूडेंट टीम की अस्मा नूर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अस्मा। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो फार्मूला कार है ये कैसी है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और क्या इसके फीचर्स हैं? क्या आपने सिर्फ फार्मूला तो तैयार किया है? वालेकुम अस्सलाम, इट्स गुड टू बी हियर। ओके, सो बेसिकली इट्स अ फार्मूला इलेक्ट्रिक कार। तो एक ही मेंबर बैठ सकता है, एक ही ड्राइवर होता है गाड़ी का और एक ही इंसान बैठ सकता है। एंड वी डोंट जस्ट हैव द फार्मूला, हमने सक्सेसफुली 2 गाड़ियाँ फैब्रिकेट की हैं एंड द थर्ड वन इज़ नियर कंप्लीशन एट दिस टाइम। अच्छा, चले अब हमें ये ज़रा कॉम्पिटिशन्स के हवाले से बताएं कि ये क्या कॉम्पिटिशन्स थे जहाँ पर आप लोग गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, और क्या नताइज निकले? टीम जो फॉर्म हुई थी वो 2016 से टीम चलती आ रही है। तो 2016 में हम यूएसए में एक कंपटीशन में गए थे, FSAE। वहाँ पे टीम ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, 4th आए इन कॉस्ट इवेंट। उसके बाद हम 2018 में फार्मूला स्टूडेंट यूके गए थे। वहाँ पे वो कंपटीशन, फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है जिसके अंदर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो लोग एक फार्मूला स्टाइल व्हीकल बनाते हैं, वेदर इट्स कंबस्टन या इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारी टीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करी थी, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। और कंपटीशन में बहुत मतलब पूरी दुनिया से टीम्स आ रही होती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। सो 2018 में वहाँ पे हम लोग 9th आए इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में और 18th इन बिजनेस प्रेजेंटेशन। देन लेटर ऑन इन 2020 हम 65 टीम्स में से ओवरऑल 21st आए थे और 4th इन बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। एंड देन दिस ईयर इन 2021 कॉम्पिटिशन फार्मूला स्टूडेंट यूके, वो वर्चुअली हमने पार्टिसिपेट किया था बिकॉज ऑफ ट्रैवल बैन। तो इसके अंदर टीम इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट में 3rd आई, विच वाज एन अचीवमेंट फॉर द टीम जो कि पहले अचीव नहीं हो सका। एंड ओवरऑल टीम की रैंकिंग 18 थी। एंड लेटर ऑन इन अगस्त हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया फार्मूला स्टूडेंट रशिया में। इसके अंदर टीम की ओवरऑल पोजीशन इन द ईवी कैटेगरी 2nd आई। उसके अंदर टीम्स थी डिफरेंट कंट्रीज से, रशिया से थी, मल्टीपल टीम्स थी। एंड वहाँ पे टीम ने कम्पीट किया और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट और डिज़ाइन इवेंट सब में टीम 2nd थी। ओवरऑल भी 2nd पोजीशन आई टीम। क्या बात और है। अभी जो टीम है वो बिल्कुल अस्मा, जब ये प्रेजेंट कर रहे थे तो रिस्पॉन्स कैसा मिला और कैसा फील कर रहे थे आप लोग? और आप जजेस के अगर रिस्पांस की बात करें तो जजेस की तरफ से रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि टीम्स पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी आ रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो इतनी एंथुजियास्टिक बच्चे हैं कि दे वांट टू शोकेस देयर टैलेंट टू द वर्ल्ड। सो जजेस की तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है जिसकी बेसिस भी हम लोगों ने इम्प्रूव कर करके अपनी परफॉर्मेंस को इतना बेहतर किया है कि आज हम लोग फार्मूला स्टूडेंट रशिया में 2nd आए हैं। अच्छा, तो जजेस की तरफ से हर इवेंट में काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। ठीक है अस्मा, हमें ज़रा ये भी बताइए कि टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। टीम में कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या काम कर रहे होते हैं, किस किस डिपार्टमेंट से बच्चे जो हैं जिनको शामिल किया जा रहा होता है, और अगर आपकी टीम का कुछ लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सिर्फ नस्ट की टीम है, तो बच्चे कई ये सोच रहे होते हैं कि जी कि हम ये काम करना चाहते हैं, अभी वो शायद FSC कर रहे होंगे, तो वो किस तरीके से नस्ट में आएँ और फिर आप लोगों की टीम का हिस्सा बन जाएं? टीम के ऑपरेशंस कुछ इस तरह होते हैं कि हमारे पास अराउंड 35 to 40 मेंबर्स होते हैं टीम में, और ये सारे अंडर ग्रेजुएट
स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ नश कराची कैंपस, क्योंकि टीम वहाँ पे बेस्ड है तो हम वहीं के लोग लेते हैं, क्योंकि व्हीकल पे काम करना होता है तो आपको चाहिए होता है कि वो लोग फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट हो। उसके बाद टीम के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। जो मेजर अभी जो टीम की डिवीजन है मेजर वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल के अंदर फर्दर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंश्योर कि टीम के जो व्हीकल के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करें। व्हीकल को स्क्रैच से डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी फैब्रिकेशन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है एंड देन वो शिप होती है। नॉन टेक्निकल में आपके पास आता है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस टीम की आउटरीच कैंपेन्स, टीम की सोशल मीडिया प्रेजेंस और जो स्पॉन्सर्स के साथ डीलिंग होती है। सिंस इट्स अ बिग प्रोजेक्ट तो बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम मोस्टली स्पॉन्सर्स लाते हैं ऑन बोर्ड जो कि हमें स्पॉन्सर करते हैं फॉर द इवेंट। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस देखती है एंड देन कम्स द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द टीम। उसका काम होता है कि वो इंश्योर करे कि टीम को अगर कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमारे मोस्टली कंपोनेंट्स पाकिस्तान से नहीं मिलते। लाइक मोटर मोस्टली हमें शिप करवानी पड़ती हैं बाहर से, तो कस्टम्स के इशू या एडमिन रिलेटेड इशूज़ या फिर व्हीकल की शिपमेंट, इस तरह के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट देखते हैं। सो एंड देन अबव देम दे इन सब के डायरेक्टर्स होते हैं। अबव देम देयर इज अ टेक्निकल मैनेजर जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखता है। देन देयर इज अ टीम मैनेजर जो कि मैं हूँ, मैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के सारे काम देख रही होती हूँ, ओवरऑल ओवरसी एंड बाकी टीम की भी जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन वगैरह होता है। एंड देन देयर इज अ टीम लीड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल टीम। बिल्कुल अस्मा, आपने बड़ी शानदार आपकी ये कामयाबी रही है और आप इस पे यकीनन मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन आप फ्यूचर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर बात करें फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग का फ्यूचर किस तरह का देख रही हैं आप? हमें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर नज़र आता है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड बैक इन 2016 तो लोगों को आइडिया भी नहीं था कि व्हाट अ फार्मूला कार इज़ एंड वी यूज्ड टू टेल देम, और लोगों को समझ नहीं आती थी हमारी बात, बट नाउ एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो और अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें जो ग्रूमिंग हो रही है बच्चों की, उस लिहाज से भी टीम अपना खुद रिसर्च डिपार्टमेंट टीम ने स्टार्ट किया हुआ है विद इन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी इन हाउस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इन हाउस BMS पे काम कर रहे हैं। देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट ड्राइवरलेस व्हीकल, उसका हमने वर्किंग स्टार्ट की है कि हम पाकिस्तान की पहली DV प्रोटोटाइप बनाएं। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इट माइट टेक 2 years, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा टीम की जो भी व्हीकल के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हर साल हम डिफरेंट अप्रोचेस ले रहे होते हैं। इस साल वी आर प्लानिंग कि हम अपनी चेसी को मोनोकॉक पे शिफ्ट करें। तो इस लिहाज से अगर देखें तो टीम दिन लाइक विद ईयर्स एज द टाइम हैज़ पास तो टीम काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई है और काफ़ी अच्छा अपना रिसर्च वर्क भी करी है। सो the future looks promising to all of us। चलें ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का बनी और बहुत गुड लक। और पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट मौजूद है, मौके जो हैं उतने मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो जो भी सोच रहे हैं ना वो करने की सलाहियत भी रखते हैं और कर भी रहे हैं और फिर अपना जो है ना नाम भी बना रहे हैं उस चीज़ के अंदर। और जिस तरह से पोजीशन भी सेकंड पोजीशन उन्होंने ली है तो यकीनन खैर अब लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझ आना शुरू हो गया कि फार्मूला कार होती कौन सी है, पहले नहीं पता था। कितने लोग बैठ सकते हैं एक्चुअली ना, अगर देखा जाए तो वो काफ़ी पुराना इंटरव्यू था, अगर हम उसको भी देख लें तो उस वक्त कितने पाकिस्तानियों को पता था हमजा। लेकिन जिस तरह से हम लोग बचपन से वैसे हम लोग स्पोर्ट्स चैनल देखते आ रहे हैं, जब रेसिंग हो रही होती है इन पे तो हम लोगों ने हमेशा देखा है उन चीज़ों को भी। वैसे चलें, ये इकरा स्पोर्ट्स चैनल देखती आ रही है, हम लोगों को तो अब आके पता लगा कि फार्मूला कार क्या होती है। आगे बढ़ते हैं और बड़ा अहम मामला है, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के नए केसेस अब सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक रवां साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 605 कंफर्म केसेस आ चुके हैं। अच्छा, जबकि लाहौर की अगर बात कर लें तो अब तक 497 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और लाहौर में डेंगू के सैकड़ों मरीज जो है वो सामने आने पर इंतजामिया भी अब हरकत में आ गया। कमिश्नर लाहौर की बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि डेंगू की जो टीम्स हैं वो सही तौर पर काम ना करेंगी अगर तो अवाम और जो है वो शिकायत भी दर्ज कराए, इंतजामिया को इतला फौरी तौर पर करें। अच्छा, पेशावर और कराची की बात कर लें तो वहाँ पर भी कोरोना वबा के साथ साथ अब डेंगू वायरस भी सर उठा रहा है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, डेंगू वबा
वबा जो है हम देख रहे हैं कि फिर से सर उठा रही है, केसेस भी सामने आ रहे हैं। अपने घरों के अंदर ख़ास तौर पर जितनी हम एहतियात कर सकते हैं वो एहतियात हम पर लाजिम है, और आपके साथ ये नंबर्स शेयर करने का मकसद भी यही था ताकि आप इसको सीरियस लें। हम कोविड के अंदर इतना फंसे हुए हैं और कोविड के हवाले से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम डेंगू को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो डेंगू को सीरियस बिल्कुल हमजा। और जिस तरह से एहतियात के बारे में कहा गया था कि जो अपने जिस तरह से अब वाटर कूलर जो होते हैं, उसके अलावा जो रूम कूलर्स होते हैं, इनके अंदर जिस तरह से पानी खड़ा रहता है, इस पानी को आप मौसम चेंज हो रहा है तो फिर बिल्कुल ऐसे ही इन पानी को साफ रखें, और कहीं पे किसी भी जगह पे जो ड्रम पानी के खास तौर पे उनको ढक कर रखें, खुला ना रखें। इस किस्म की जो एहतियात है वो लाजमी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर जो है वो हमने देखे भी हैं और डेंगू के जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो एहतियात ही इसका वाहिद हल है। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, लेकिन इंसान ने नेमतों का ऐसा इस्तेमाल किया है कि अपने लिए ही ज़िंदगी मुश्किल बना ली। बिल्कुल ऐसी है। मोटापे की अगर बात कर लें तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे हम खुद ही मोल लेते हैं। गोश्त का पहाड़ किसी सूरत भी जो है जाज़िबे नज़र नहीं होता है। बेडोल और मोटी तोंद किसी भी इंसान की शख्सियत को बुरी तरह मसा कर देती है। वैसे भी अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो जिस्मानी वज़न में इजाफा जो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कहा जाता है कि जिस्मानी वज़न ज़्यादा बढ़ जाने से घुटनों में, कोहनियों में, टखनों में, मतलब कि जोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जो तकालीफ हैं वो भी आपको लाहक हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि आपके अपीयरेंस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, आप उतने अच्छे दिख नहीं रहे होते, और हर शख्स अच्छा दिखना चाहता है। अगर ये मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ये सिर्फ वो ऊपर से ही कह रहा है, हर शख्स अच्छा दिखना चाह रहा होता है। दूसरे मसाइल आप देखें, हम मोटापा बात करें किसी से जाके, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, आपको कोई मसला होगा अपना वजन कम करें, बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हो, हम हार्ट पेशेंट्स का जिक्र कर रहे हो, जॉइंट पेन की बात कर रहे हो। अब तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग नी रिप्लेसमेंट चाह रहे होते हैं और उनका वजन इतना ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि ये वजन थोड़ा सा कम करें ताकि हम आपकी नी रिप्लेस कर सकें। ये बड़े मसाइल है जो मोटापे की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इन मसाइल को एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं हैं हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। हम लोग बस खाने पे, मतलब हमारा जब देखते हैं खाना है आगे तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, खाई जा रहे होते हैं। तो एतदाल जो है ना वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मोटापे का जो शिकार लोग हैं वो बहुत सारी बीमारियों में जो हो जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियों की अगर हम बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, उसके अलावा हम ब्लड प्रेशर की बात कर लें, कार्डिक इश्यूज़ की बात करें, तो ये सारे जो हैं उन चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, अब हम कैसे कोशिश करें कि हम मोटापे का शिकार ना हो जाएं। और ख़ास तौर पे हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रहे थे, कई लोग ये कह रहे होते हैं मैं तो कुछ भी नहीं खाता या मैं कुछ भी नहीं खाती फिर भी मेरा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। और क्या वो बुनियादी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं? कम करना मतलब हम हेल्दी हो सकते हैं कि हेल्दी वज़न आपका एक होता है, वेट होता है जो जिसको हम BMI कहते हैं, कि उसको हम जब देख रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी के मुताबिक होता है और आपकी जो हाइट वगैरह उसके लिहाज से वो होता है। खैर, हमें करना क्या होगा और ये बुनियादी वजह क्या है, पहले तो हम इसकी बुनियादी वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। सबसे पहले तो हमें इसकी बेसिक रीज़न बता दें कि मोटापा होता क्यों, क्योंकि हमने एक रिसर्च आज शेयर की थी जो कि ओहायो यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसमें यह था कि एक नींद की कमी जो है वो भी एक बड़ा मसला है इसका। मोटापे की दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है कि कोई बीमारी अंदर चल रही है जिसका आपको पता ही नहीं है और वो मोटापे की वजह बन रही है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हो जाना या थायराइड का मसला हो जाना, या बहुत सारी बीमारियां जब वो जन्म लेती हैं उनका सिम्टम ये आता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि वज़न इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। दूसरी वजह आती है हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें फिर नींद का पूरा ना होना, नींद का पूरा ना होगा, नींद पूरी नहीं होगी तो ग्रेलिन और लेप्टिन जो दो हमारे हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाएगा। एक हार्मोन का काम है वो आपको हंगर का सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है, वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब हंगर ज़्यादा लग रही है और दूसरा हार्मोन जिसका काम है स्टॉप, कि खाना खा लिया बस, वो रिलीज ही नहीं होता, तो आप ज़्यादा खाते रहते हैं। नींद का पूरा ना होना लाइफस्टाइल, जो हमारी बुनियादी वजह है लाइफस्टाइल, उसमें से एक है। दूसरा आता है कि आप नींद तो पूरी हो रही है लेकिन आपको वैसे खाना खाने की बहुत आदत है। खाना खाने की आदत से मुराद ये है कि कई दफ़ा साइकोलॉजिकली फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है और आपको बेचैनी शुरू हुई हुई है कि मैंने तो खीर चखी नहीं, खीर बने हुए 2 घंटे हो गए, जगह नहीं है पेट में, ना ही आपको फिजिकल हंगर है, इमोशनल हंगर या आप उसको कह सकते हैं, वो आपकी साइकोलॉजिकल एक नीड है कि आपने उस चीज़ को खाना ही खाना है।
तीसरी वजह आती है कि आप वैसी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मीठा वगैरह इतना नहीं। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप पहाड़ बना लेते हैं, या आप जितना बर्न नहीं कर रहे आप उससे कहीं ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा मसला जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि 4'11" जिसकी हाइट है जिस खातून की, वो भी वैसे खाती है जो उसकी बहन जिसकी हाइट 5'6" है उतना खा रही होती है। अब दोनों की हाइट्स में डिफरेंस है तो दोनों की नीड्स में भी डिफरेंस है। दोनों एक एक रोटी खा रही हैं। जो 5'6" वाली है वो तो उसको कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 4'11" वाली उतना नहीं खा सकती। तो हम लोगों ने एक यूनिट अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि एक रोटी दोपहर में, एक रोटी रात में और एक पराठा नाश्ते में, इससे ज़्यादा चलें। आज हम बड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमने पराठे के ऊपर से ऑयल हटा दिया, सूखी रोटी खा ली। अब हम सोचते नहीं है कि हमारी नीड एक रोटी की है भी कि नहीं, मतलब जितना हम बर्न नहीं कर सकते हम उतना ज़्यादा इनपुट ले लेते हैं, खा लेते हैं। फिर अगला आता है कि आपका इनपुट तो सही है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। मतलब आप खा तो अच्छा रहे हैं, सेहतमंद चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं बर्न ही नहीं कर रहे। पूरा दिन एक सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहे, या पूरा दिन एक सोफे पे, या आपकी कॉल सेंटर की जॉब है, आपकी नर्सिंग की जॉब है जिसमें आपने एक कुर्सी पे बैठे रहना है। बहुत सारी हमारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहना है। अब जिनकी तो जॉब्स का मसला है उसको जाहिर है हम कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है या किसी की जॉब ऐसी है जिसने पूरी रात जागना है, चलो वो तो मजबूरी के उसमें आ जाता है। बाकी सब लोगों को चाहिए कि वो अपनी नींद रात के टाइम पे पूरी करें। जो स्लीप हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरा दिन जितना मर्जी एफर्ट करते रहें, अगर आप अपनी नींद ही रात को पूरी नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी सही फंक्शनिंग की तरफ ही नहीं आएगी। ग्रेलिन लेप्टिन का इम्बैलेंस रहेगा, स्टॉप का सिग्नल आएगा नहीं और हंगर का सिग्नल आता जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप जो खा रहे हैं आप उसका एनालिसिस करें कि आप उसको बर्न भी कर पा रहे हैं, कि आपको उसकी ज़रूरत भी है जो आप खा रहे हैं। जब आप कोई चीज़ खाने लगते हैं तो आप ये सोचा करें मुझे इससे क्या फ़ायदा होना है। सिर्फ खाना बराए खाना नहीं खाना, आपने भूख को खत्म करने के लिए नहीं खाना, भूख को खत्म करने से फायदे कितने। अब जैसे कितने लोग हैं लाहौर में जिन्होंने जब नाश्ता करना होता है नान चने, भाई खाने से पहले सोचें तो सही आपको फ़ायदा दे रहा है या आपको नुकसान दे रहा है। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जैसा कि कोई दलिया बना लिया गया, कोई हेल्दी सीरियल्स, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड सीरियल्स आते हैं। प्रोसेस सीरियल्स की मैं बात नहीं करी, ब्रांड सीरियल्स जो हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ दूध लो फैट इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद स्नैक के तौर पे 1 से 2 फल काफ़ी होते हैं। हम लोग स्नैक के तौर पे भी पूरी पूरी चना चाट की एक प्लेट खा लेते हैं, हालांकि उन्हीं चनों से बेसन बनता है और उसी की हम रोटी खा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम रोटी का इस्तेमाल कर जाते हैं एज अ स्नैक। दोपहर के खाने में सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब जो बंदा सैलड इस्तेमाल नहीं करेगा वो रोटी ज़्यादा खाएगा। ऑब्वियसली जो बंदा पूरा बॉल सैलड का इस्तेमाल कर रहा है वो रोटी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद आधी या कम कर दे। तो सैलड का इस्तेमाल दोपहर रात दोनों टाइम पे ज़रूरी है। चावल का इस्तेमाल ज़रा कम करें, रोटी का इस्तेमाल और चौकर के आटे की रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल एक मल्टीग्रेन आटा आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ अजनास से वो तैयार किया जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट ज़ाहिर है बहरहाल ज़्यादा हैं और अच्छे हैं। तो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। शाम के स्नैक में जूसेस नहीं पीने, जूसेस में फ्रूट शुगर ज़्यादा होती है ना, फाइबर नहीं होता है, फ्रूट शुगर ज़्यादा होती है। तो शाम के स्नैक में या तो दूध का ग्लास ले लिया जाए या एक फ्रूट ले लिया जाए। सोने से कबल आप हल्दी दूध का से बेहतर फ्रूट मतलब है कि आप फ्रूट ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। और नींद को पूरी करें। फिजिकल एक्टिविटी दिन में 30 मिनट कम अज़ कम, ये कम अज़ कम है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाली पेट चलना है, फिर आप खा पी के चलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको वजह भी समझा देती हूँ। अगर आप खाना खा के फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बॉडी के पास एनर्जी उस खाने से आएगी, वो इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। उसी खाने को बॉडी हजम करेगी, आपको दोबारा भूख भी लग जाएगी और आप आके हल्का फुल्का कुछ खा के सो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जब आप सुबह सो के उठते हैं, बॉडी के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, जितना आपका ग्लाइकोजन है ख़त्म हो चुका होता है मोस्ट प्रोबेबली। अब बॉडी की मजबूरी है उसने फैट से एनर्जी में निकालनी है। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो खाली पेट वॉक करनी है, अगर आपने वेट मेंटेन करना है तो खाना खा के चहलकदमी करें ताकि वो खाना हजम हो। ठीक है, हमने वजन कम करना है और हमने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, तो हमने खाना पीना छोड़ दिया, फिर हम कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं होता वैसे वजन कम। हमजा कहा था दुआ करो मेरा वजन कम, तो ये भी बता दें दुआओं से वजन कम नहीं होता। दुआ कितनी अहम हो सकती है, ये भी एक अच्छा सवाल है। और तीसरी चीज़ ये है कि अद्वियात हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी कि वो फलां फक्की खाएंगे उससे वजन कम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को भी बता दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो भूखा रहना है, कभी आपने सुना है कि फलां बंदे ने इतनी डाइटिंग की उसको शुगर हो गई? और होता क्या है, जब आप खुद को भूखा रखते हैं बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी को आदत ही नहीं रही खाना खाने की। एक तो ये कि जैसे ही आप खाना खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी, पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। स्टार्वेशन मोड इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्टोरेज मोड। वेट लॉस वैसे नहीं होगा। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर के, पीसीओएस के, प्री डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके
करके खाएं। जो कुछ लड़कियां होती हैं स्टार्विंग करी थी, वो बहुत प्राउडली बताती हैं हम तो स्टार्विंग कर रहे हैं, तो हम लोग हमने तो खाना पीना छोड़ दिया, हमारा एचपी भी गिर गया, ये सारा कुछ। और वो बड़े आजकल ये ना हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है, बजाय इसके कि हम इसको इस्तेमाल करें, हम ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने स्टेटस को लेके। तो स्टार्वेशन कभी भी वेट लॉस नहीं कराएगी भी तो इतनी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी कि वो फायदे की बजाय नुकसान देगा। दूसरा, हमजा का सवाल, दुआओं से बिल्कुल वेट लॉस नहीं होता, मतलब ग्रोथ आता है, लेकिन मेहनत भी हमारा मजहब भी यही कहता है, मेहनत करें और उसके बाद रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट अच्छा, करें। दुआ कर लें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे के मैं अपना वज़न हाँ, कम कर बिल्कुल, सकूं। नियत मतलब दुआ थोड़ी सी बदल जाए। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा हमजा का सवाल था फक्की वाला। हमजा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया और उसने कहा मैंने आपसे वेट लॉस का डाइट प्लान लिया था, मेरा तो वेट गेन हो गया इस डाइट प्लान से। अब मैं हैरान, मैंने कहा इस डाइट प्लान से वेट गेन नहीं हो सकता। उसने कहा पहले 1 महीने तो 10 किलो कम हुआ। मैंने कहा 10 किलो कम हुआ? ये भी नहीं हो बाद में सकता। पता चला वो मेरे क्लिनिक से निकला, सीधा एक हकीम के पास गया, वहाँ से फक्की ली जो कि एक लेग्जेटिव थी। अब जैसे उस फक्की को इस्तेमाल करता था, पेट खराब होता रहा, डिहाइड्रेशन होती रही, वाटर लॉस होता रहा, न्यूट्रिएंट ज़ाया होते रहे। जैसे ही वो 30 दिन का उसका कोर्स खत्म हुआ, उसने मेरा डाइट प्लान यानी एक नॉर्मल डाइट शुरू की, बॉडी ने सारा वेट जो है वो ज़ाहिर पानी भी दोबारा रिटेन करना शुरू किया, अपनी वीकनेस भी रिकवर करना शुरू की और वेट गेन होना शुरू हो गया। ये जो फक्कियाँ हैं ये लिवर और किडनी को डैमेज कर देती हैं, इनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आप नॉर्मल इवन वेट लॉस के डाइट प्लान पे भी जब आप आएंगे, वेट सारा बाउंस बैक। प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, आयशा हमारे साथ मौजूद थी, आयशा को भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।